हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं हमारी सीटेट 2024 के लिए अभी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 13 सीरीज़ कंप्लीट कर ली हैं। आज हमारा 14वां सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। और देखिए, आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये पेपर 1 के लिए है या पेपर 2 के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और लगा लेते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। और देखिए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, लाइक भी करते हैं, बट कमेंट्स बहुत ही कम आते हैं। इसलिए कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तक हमने कल कर लिया था और आज हम इससे आगे करेंगे। और देखिए, डेली इवनिंग 6 बजे आपकी क्लास आती है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एग्जाम में करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि उसमें पॉजिटिव चीज़ पूछी है या नेगेटिव। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चीज़ पूछी है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अब आपको विकास का सिद्धांत पता होना चाहिए सबसे पहले, जितने भी होते हैं। मैंने थ्योरी की क्लासेस में भी आपको करवाए हुए थे। ठीक है, जैसे निरंतरता का सिद्धांत हो गया, विकास कंटिन्यूअसली निरंतर चलता रहता है। तो इस तरीके से उसके काफ़ी सारे सिद्धांत हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे और हर क्वेश्चन का डेली की तरह डीपली एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा है। पहला ऑप्शन है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय से ही निर्धारित हो जाती है। आप खुद से भी दिमाग लगाइएगा। ठीक है, दूसरा है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। देखिए, ये सेकंड वाला सही है कि व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अब आप कहेंगे, अभी तो मैंने बोला कि जो विकास है वो कंटिन्यूअसली चलता है, निरंतर चलता रहता है, तो व्यक्तियों में अलग अलग गति से कैसे होगा विकास। तो देखिए, कंटिन्यूटी इज द इम्पॉर्टेंट। विकास कंटिन्यूअसली चलता है, लेकिन अलग अलग गति से विकास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी, अभी आप समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कि जल्दी बोलना सीख लेता है, और वहीं एक जो दूसरा बच्चा है वो बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख लेते हैं और वहीं पर कुछ बच्चे जो हैं चलने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, उतनी जल्दी एज में चलना नहीं सीख पाते हैं। ये चीज़ें होती हैं, आपने देखी होंगी, है ना। तो यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है, हर बच्चा जो है, हर बच्चे का विकास एक ही क्रम में तो होता है। जैसे छोटा बच्चा है, सबसे पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और उसके बाद धीरे धीरे घुटनों के सहारे वो खड़ा होना स्टार्ट करता है और फिर पैरों से दौड़ने लगता है। और ये जो प्रोसेस है, ये सभी बच्चों में एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा डायरेक्टली सीधे खड़ा होना सीख गया घुटनों के बल चलने से पहले ही, ऐसा नहीं होता है ना। ये चीज़ आपने भी नोटिस करी होगी। तो जो हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो सभी में होगी, लेकिन जो आपका गति है वो अलग अलग होती है हर व्यक्ति में। मैंने आपको समझा दिया, जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख लेता है तो कोई बच्चा बोलना देर से सीखता है। ठीक है, तो यही है डिफरेंस। तो ये तो हमारा सही है कि व्यक्ति अलग अलग गति से यहाँ पर विकास करते हैं। ठीक हो गया। आप थर्ड ऑप्शन देखिए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि एक क्रम में ये होता है, कंटिन्यूटी होती है, निरंतर चलता है। फोर्थ है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ठीक है, कहने का मतलब है, जो आपका डेवलपमेंट है वो एकदम से नहीं होता है, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट की प्रोसेस चलती है। जैसे आपने भी देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा है, जब वो स्कूल नहीं जा रहा है तब उसको पेंसिल पकड़ना नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करेगा, वो पेंसिल पकड़ना सीखेगा और धीरे धीरे लिखना सीखेगा। ऐसी चीज़ आपके साथ भी हुई होगी। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने उसके हाथ में पेन दी और उसने बढ़िया राइटिंग में लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। पहले बच्चे को सुलेख लिखाया जाता है, जिसे हम श्रुत लेख भी कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बच्चा जो है अपनी राइटिंग अच्छी बनाने लगता है। ये चीज़ें होती हैं। तो यही लिखा है कि जो डेवलपमेंट है, देखिए, सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि डेवलपमेंट जो सभी एस्पेक्ट में आपका होता है। फिजिकल डेवलपमेंट है, हम कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट है, जो दिमाग का विकास है वो भी धीरे धीरे होता है। आपका बिहेवियरल डेवलपमेंट है, चारित्रिक विकास जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी धीरे धीरे होती हैं। कुछ चीज़ें आप समाज से सीखते हैं, कुछ चीज़ें आप फैमिली से सीखते हैं और कुछ चीज़ें आप स्कूल से सीखते हैं। तो डेवलपमेंट तो सभी जगह होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होता है। ठीक हो गया। तो ये 3 जो सिद्धांत है ना, ये तो बिल्कुल सही हैं।
लेकिन जो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं वो सही नहीं है, और वो सही नहीं है इसीलिए इस क्वेश्चन का वही आंसर होगा, क्योंकि विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए, विकास की सटीक गति और प्रकृति होती है और जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। आप एक बात बताइए, बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो क्या सारा डेवलपमेंट उसका सेम टाइम हो जाता है? नहीं होता है ना। जन्म के समय ही उसका डेवलपमेंट निर्धारित हो जाता है? जी नहीं, ये आप भी समझते होंगे, क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तब उसके अंदर चीज़ें विकसित होती हैं, तब उसका डेवलपमेंट होता है। अब एक छोटा सा बच्चा आप ले लीजिए, 5 साल का बच्चा है, अब आप उससे ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसके दिमाग में जो नॉलेज है वो 15 साल के बच्चे के जैसी होनी चाहिए। ये ना ही आप एक्सपेक्ट करेंगे और ना ही ये पॉसिबल है। तो इसीलिए जो विकास होता है वो जन्म के समय निर्धारित नहीं होता है, वो डिपेंड करता है सबसे पहले हेरिडिटी से। हेरिडिटी यानी कि जो गुण उनके पेरेंट्स से मिले हुए हैं बच्चे को, ठीक है। दूसरा निर्धारित करता है एनवायरनमेंट पे, वो किस एनवायरनमेंट पे रह रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। फैमिली में जैसे उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, अगर एक दूसरे से वो रिस्पेक्ट से बात नहीं कर रहे हैं तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें भरने लगेंगी। बच्चा वही सीखेगा कि अच्छा, रिस्पेक्ट देकर बात नहीं करनी है। वहीं अगर एक फैमिली में आप देखेंगे कि उसके पेरेंट्स जो हैं बच्चे के एक दूसरे से रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं, सारी बातें मान रहे हैं, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें बच्चा भी सीखता है। तो हम ये कहेंगे कि जो डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। बट यहाँ पर कह रहा है कि ये जन्म के समय ही निर्धारित हो गया, ऐसा नहीं होता है। एनवायरनमेंट तो बच्चे को जन्म के बाद मिलता है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर सही नहीं है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? मैंने आपको पढ़ाया था समावेशी कक्षा क्या होती है, फिर से हम समझ लेते हैं। समावेशी कक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये होता है कि सभी बच्चों को एक समान शिक्षा दी जाती है, शिक्षा के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाता है। जैसे एक बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, आप जानते हैं, और स्कूल में तो उससे भी ज़्यादा बच्चे होंगे। तो हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। हो सकता है कोई फैमिली कंडीशन किसी की बहुत रिच हो, कोई पुअर फैमिली से आता हो, कोई मीडियम फैमिली से आ रहा हो, किसी की संस्कृति कुछ होगी, दूसरे बच्चे की कुछ और होगी। कोई बच्चा हिंदी स्पीकिंग स्टेट से आया है तो कोई बच्चा हो सकता है इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट से आया हो, है ना। तो डिफरेंशिएशन बहुत सारे हैं, आप देखते ही हैं स्कूल में। लेकिन समावेशी कक्षा ये कहती है कि इन सारी चीज़ों को साइड में रख करके बच्चों को एक समान शिक्षा देनी है, एक साथ इंक्लूड करके, कोई भेदभाव नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपको हम अच्छी एजुकेशन देंगे, आपकी कंडीशन पुअर है तो हम आपको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यही होता है समावेशी कक्षा, जहाँ पर सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है। तो अब हम ऑप्शन पर चलते हैं कि समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है विशिष्ट शिक्षा योजना, दूसरा है एक रूप निर्देश, तीसरा है मानकीकृत परीक्षण और चौथा है प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। अब देखिए, अगर आपने मेरी टैग वर्ड्स वाली वीडियोस देखी हैं या फिर इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच चुके होंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट्स के टैग वर्ड्स करवाए हुए हैं। एक बार आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखिएगा। बिलीव मी, अगर आप उन टैग वर्ड्स वाली वीडियोज़ को देख लेते हैं जहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स के आपको टैग वर्ड्स बताए हैं, सीटेट में आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आपको बताए हुए हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, मैं आपको फिर बोलना चाहूँगी। जब भी आपसे क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछ रहा हो और ऑप्शन में लिखा हो मानकीकृत परीक्षण या मानकों के आधार पर बच्चों का परीक्षण लिया जा रहा है, ये कभी भी आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। और लास्ट ऑप्शन देखिए, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, यानी कि प्रतियोगी, बच्चे के मन में क्या होता है ना, इससे एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना पैदा हो जाएगी। तो कभी भी प्रतियोगी या प्रतिस्पर्धा करवाई जा रही है या फिर एक बच्चे की दूसरे बच्चे के साथ तुलना हो रही है, ऐसे कभी भी आप ऑप्शन देखते हैं तो वो आपके सही नहीं होंगे, वो गलत होंगे, क्योंकि बच्चों की तुलना नहीं करनी है, ठीक है। इससे एक बच्चा समझेगा कि अच्छा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और वहीं दूसरा बच्चा क्या होगा, उसका मोरल डाउन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से वो खुद को उतना भी अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा जितना कि वो एक्चुअल में है, उसके अंदर हेजिटेशन आने लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सही नहीं होंगी। एक रूप निर्देश, एक रूप निर्देश मतलब सभी को एक ही डंडे से हाँकना, आप ये कह के चलिए। तो समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या है ना
कि सभी बच्चों को समान शिक्षा तो देनी है, लेकिन हर बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक रूप निर्देश दे रहे हैं, जैसे टीचर का मन है कोई चैप्टर पढ़ाने का और क्लास में सिर्फ एक ही बच्चे का मन है उस चैप्टर को पढ़ने का, बाकी बच्चों का मन नहीं है, तो टीचर क्या करेंगे, एक बच्चे के लिए उस पूरी क्लास को उस चैप्टर को पढ़ा देंगे। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। हर बच्चे की नीड देखनी है, उसकी रुचि देखनी है, उसका इंटरेस्ट देखना है, उसके बाद ही बच्चों को पढ़ाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट, विशिष्ट शिक्षा योजना। यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा योजना बनाई जाती है हर बच्चे के अकॉर्डिंग और बच्चे के भले के लिए, ठीक है। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? ठीक है, अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के बारे में सही है, आपसे ये पूछा है। पहला है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। दूसरा है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। तीसरा है पठन अक्षमता अधिगमकर्ता, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। और चौथा है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, जो कि अति सक्रिय और कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। अब देखिए कौन सा संबंध सही है पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड होगा। कैसे? देखिए, जब किसी बच्चे में पठन अक्षमता होती है, अब ये अक्षमताएं क्या होती हैं पहले वो समझ लीजिए। देखिए लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, हमारी अधिगम की जो प्रक्रिया होती है, उसमें थोड़ी अक्षमताएं पाई जाती हैं, या आप उन्हें इंग्लिश में डिसेबिलिटीज़ कह सकते हैं, विकार जिनको हम कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ उतार नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा देर तक पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। जैसे हम में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है आप में से होंगे या मैं भी हो सकती हूँ, है ना, कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा कभी आप पढ़ाई करने अगर बैठते हैं ये टारगेट लेते हुए कि मुझे 3 आवर तक पढ़ाई करनी है, आपने सोचा, आपने पढ़ाई स्टार्ट भी करी, लेकिन जैसे ही आधा घंटा हुआ तो आपका मन पढ़ाई से हट गया, फिर आप ब्रेक लेने के लिए चले गए। तो ये होता है, कुछ बच्चों में ये चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा देर तक वो पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ पाई जाती हैं, जिसमें से एक पठन अक्षमता भी है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी। जब किसी बच्चे को रीडिंग डिसेबिलिटी होती है तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में कमी, यानी कि अगर टीचर ने ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा है तो बच्चा जो है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। धारा प्रवाहिता में कमी, यानी कि क्लियरली वो एक सेंटेंस बोल नहीं पाएगा, और लिखने में भी कमी हो सकती है क्योंकि ऑब्वियसली वो पढ़ नहीं पा रहा है उस चीज़ को सही से, तो हो सकता है कि वो लिख भी गलत रहा हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ऑप्शन थर्ड में सही दी हुई है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही नहीं होंगे, क्योंकि देखिए अवधानात्मक कमी, जिस बच्चे में अवधानात्मक कमी होगी ना, अभी मैंने आपको बताया, जो कि ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर फोकस लगाकर नहीं बैठ सकते हैं, वो चीज़ें होती हैं इनके अंदर। और इसके आगे लिखा है उच्च अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। नेक्स्ट है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता, यानी कि जिस बच्चे को श्रव्य से रिलेटेड अक्षमता है, यानी कि सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो बच्चा चीज़ों को सुन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते हैं। दृश्य सूचनाएं वो होती हैं जिन्हें दिखाया जाता है। अब बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है लेकिन देखने में थोड़ी प्रॉब्लम है, दिखेगा तो सही ना उसको क्लियर, तो ये ऑप्शन भी बाहर। ऐसे ही जो आपका फोर्थ ऑप्शन है सृजनात्मक अधिगमकर्ता, उसमें लिखा है अति सक्रिय और कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। धीमे नहीं होते हैं, सृजनात्मकता का मतलब ही ये होता है क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को क्रिएट करना। खाली दिमाग उनका नहीं रहता है, जैसे उनको खाली टाइम मिला तो वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ नया सोचेंगे, तो काम को वो धीमे करते हैं, ये भी सही नहीं है। इसीलिए हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ठीक है, आपको आंसर बताना है। पहला है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, दूसरा है अहम केंद्रित बच्चों की, तीसरा है क्षतिग्रस्त बच्चों की, और चौथा है सृजनात्मक बच्चों की। अब देखिए, एक समस्या को मूल और अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता है। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक अपसारी समाधान होता है और एक अभिसारी समाधान होता है। तो जो अपसारी समाधान होता है उसमें क्या होता है कि बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है और अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है।
और ऐसा किस बच्चे के अंदर होता है? जो बच्चे सृजनात्मक होते हैं यानी कि क्रिएटिव होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सृजनात्मक बच्चे यानी कि क्रिएटिव बच्चे वही होते हैं जो अपना दिमाग अलग अलग दिशाओं में घुमाते हैं। जैसे आप उनसे एक बार क्वेश्चन पूछ लीजिए कि जो हमारी भारत की राजधानी है उसकी विशेषताएं बताइए, तो बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा कि अच्छा वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ये होता है, उसके बाद आंसर करेगा। तो ये सृजनात्मक बच्चों के लक्षण होते हैं और सृजनात्मक बच्चे ही अपसारी समाधान के साथ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य रूप से बाधित। दृश्य रूप से बाधित इसका मतलब ये है कि बच्चा देख नहीं पाता है क्लियरली। ठीक है, पहले ही आप ये समझ जाइएगा। आगे देखते हैं, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। अब आप खुद बताइए कि टीचर को क्या करना चाहिए उन बच्चों के लिए जो बच्चे क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। पहला है, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशिष्ट रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में बोला बच्चे देख नहीं पा रहे हैं और अगर टीचर बहुत सारा उनको लिखने को दे देंगे, वर्कशीट पर ध्यान देने को कहेंगे, तो कैसे चलेगा, क्योंकि वो क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, है ना। ये तो बाहर हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। आप समझ रहे होंगे, यही इसका बेस्ट आंसर होगा। क्यों होगा? देखिए, क्योंकि बच्चे को दिख नहीं रहा है तो टीचर क्या करेंगे, स्पष्ट रूप से बोलेंगे, और बच्चों को दिख नहीं रहा है तो उनको छू करके चीज़ें पढ़ा सकते हैं, छू करके, टच करके। देखिए, एक ये क्या है कि ब्रेल लिपि होती है एक, जो कि लुइस ब्रेल ने दी थी। उस ब्रेल लिपि में क्या होता है ना, 6 डॉट होते हैं और उन डॉट्स को टच करके बच्चे सीखते हैं। और ये जो ब्रेल लिपि है इसका विकास उन्हीं बच्चों के लिए हुआ है जो कि देख नहीं पाते हैं, और इसका विकास किया है लुइस ब्रेल ने, क्योंकि लुइस ब्रेल खुद भी नहीं देख पाते थे। ऐसा नहीं है कि वो जन्म से ही ब्लाइंड थे। उनकी एक स्टोरी है जो आप सीडीपी की थियोरी में भी मैंने आपको करवाई थी। जब वो छोटे थे अपने फादर के किसी टूल से खेल रहे थे और गलती से वो टूल उनकी आंख में चला गया और वो क्या हुए, ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। बट उनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस था, इसलिए उन्होंने इस ब्रेल लिपि का आविष्कार किया उन बच्चों के लिए जो बच्चे देखकर पढ़ नहीं सकते हैं। तो वो बच्चे क्या करेंगे, इन बिंदुओं को टच करके, फील करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है कि टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को छू कर, टच करवा के पढ़ा रहे हैं, साथ में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम तो आप समझते ही हैं, है ना। सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके चीज़ें सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लासरूम में क्या होता है, हो सकता है किसी बच्चे का मैथ सब्जेक्ट अच्छा है और दूसरे बच्चे का इंग्लिश सब्जेक्ट अच्छा है, तो जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा है वो इस बच्चे को मैथ्स पढ़ा देगा, और जिस बच्चे का इंग्लिश में सब्जेक्ट अच्छा है वो बच्चा इसको इंग्लिश पढ़ा देगा। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प लेकर के क्लासरूम में जो अधिगम होता है उसको हम सहयोगात्मक अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग और जो हमारे कह रहे क्लासमेट्स हैं उनके द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो पहला है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, क्या समावेशी कक्षा में ये चीज़ें प्रयोग नहीं करनी चाहिए? ये तो ऑफकोर्स करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया बाहर। अब देखिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित नहीं करना है बल्कि उनको एनकरेज करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं और सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। आप भी ये चीज़ें करते होंगे, ग्रुप लर्निंग भी जिसको हम कह देते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो ग्रुप लर्निंग इज़ द बेस्ट। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन है, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। जी नहीं, कभी कभी नहीं, बल्कि आप इसको कंटिन्यूसली प्रयोग कीजिए। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा सक्रिय रूप से चीज़ें सीखता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो क्या होता है कि क्लासमेट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आपस में वैसे भी अच्छे से बातचीत कर पाते हैं, जहाँ पर जो चीज़ उसको समझ में नहीं आती है अच्छे से पूछ भी लेते हैं, तो ये चीज़ें हमारी बेस्ट होती है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? नहीं होता है पूछा है। ठीक है, पहला है, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि देखिए एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे आपने बच्चों को एक प्रॉब्लम दी और उनको बोला कि आप जो है अलग अलग तरीके से सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये तो पॉजिटिव चीज़ है।
ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, ठीक है, नेगेटिव बताना है, तो ये पॉजिटिव है, ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन इज पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये भी तो बिल्कुल सही बात है। जो हम कहते हैं सीडीपी में कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है बच्चे की उसको स्कूल एजुकेशन से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल बच्चे की जो मदर टंग होती है यानी कि मातृभाषा होती है, उस भाषा को स्कूल में सम्मान देना है और उसी भाषा को जोड़ते हुए आप स्कूल में स्कूल वाली लैंग्वेज बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एंड थर्ड ऑप्शन इज दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। मैंने आपको हमेशा बताया है दोहराना और स्मरण करना ये मतलब हो गया कि बच्चों को आप चीज़ें रटवा रहे हैं। स्मरण करना मतलब सीधा सीधा होता है रटना, तो बच्चों को कभी भी रटने के लिए नहीं कहना है, क्योंकि आज आपने उनको बोला कि कल होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि टीचर कहते हैं बच्चों से कि इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन आप कल लर्न करके लाइए और मुझे सुनने हैं, तो बच्चे क्या करते हैं डर के मारे उसको रट लेंगे और रट लिया और दूसरे दिन टीचर को सुना दिया, उसके बाद उसको वो भूल जाएंगे। तो इसीलिए रटने वाली प्रणाली पर जोर ना दे करके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग बच्चों को देनी है, यानी कि ऐसा शिक्षण देना है जिसको बच्चे समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, ठीक है, ना कि उसको रट पाएँ। तो थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल नेगेटिव चीज़ है और क्वेश्चन में भी नेगेटिव ही पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? कौन सा नहीं हो सकता है पूछा है। पहला है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, ठीक है। और ऑप्शन भी देख लेते हैं, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक और समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान करना। जी हाँ, ये तो अच्छी बात है, बच्चे से कहो कि आप समस्या का समाधान करो। एंड थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं। देखिए ये तो बेस्ट है, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था एक क्वेश्चन में कि सहयोगात्मक टीचिंग बहुत बेस्ट होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचार और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो विद्यार्थियों के विचार और जो अनुभव होते हैं उनको महत्व देना है स्कूल में। अब इसका राइट आंसर क्या होगा फिर? राइट आंसर इसका ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, क्योंकि देखिए संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल कौन क्या नहीं हो सकता है ये पूछा है। अब इसमें कह रहा है कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। देखिए प्रदर्शन पर फीडबैक नहीं देना है बल्कि प्रक्रियाओं पर फीडबैक देना है। जो प्रोसेस चल रही होती है पढ़ने की, वहाँ पर बच्चों को आप फीडबैक दीजिए कि यस आप अच्छा समझ रहे हैं, आप आगे और मेहनत कीजिए, ठीक है, ये चीज़ करनी होती है। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि यही आपका अनुकूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको फिल करनी है। तो देखिए अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं, अंक लेने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है बल्कि बच्चों को पढ़ाया जाता है कि वो चीज़ों को समझ सकें और उसको डेली लाइफ में वो चीज़ें काम आएँ, ना कि मार्क्स लेने के लिए। तो ये ऑप्शन हमारा बाहर। सेकेंड ऑप्शन इज अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना है बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य, ठीक है, सही बात है। सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्योंकि एक शिक्षक को क्या करना है, विद्यार्थियों को जो उसके पढ़ने के लक्ष्य हैं यानी कि अधिगम के लक्ष्य हैं, चीज़ों को वो क्यों सीख रहा है उसको निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो हम पढ़ाई करते हैं उसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकल करके आना चाहिए, ये तो आप भी मानते ही हैं। अदरवाइज ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि आज आपने पढ़ा और कल के दिन वो हमको काम नहीं आ रहा है, ये चीज़ें सही नहीं है, है ना। तो अधिगम का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तो इसीलिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय कि प्रदर्शन लक्ष्य के, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? अर्थ के निर्माण को। पहला है एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण। देखिए फिर से आ गया कि एक रूप में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मानकीकृत परीक्षण कर रहे हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। एक रूप यानी कि बच्चों को एक ही डंडे से हाँकना। जैसे आप देखते होंगे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो
तो अब ज़रूरी तो नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही टीचिंग मेथड से समझ में आता हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ना पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें डेमो करके पढ़ना पसंद होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वीडियो क्लिप देख करके पढ़ना अच्छा लगता है। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, एक रूप यानी कि एक ही टीचिंग मेथड से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो इससे तो बच्चे की रुचि होगी ही नहीं क्लासरूम में, उसको चीज़ें समझ में आएंगी ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज अन्वेषण एवं परिचर्चा, ये सही लग रहा है। और ऑप्शन देख लेते हैं, सूचनाओं का संचरण, सिर्फ सूचनाएं देना, ये भी सही नहीं है। दंडात्मक साधनों का प्रयोग, देखिए मैंने आपको हमेशा बोला है जिस भी ऑप्शन में बच्चे को दंड दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, रटवाया जा रहा है, ये सब आपके नेगेटिव होते हैं, ये आपके कभी सही नहीं होंगे, क्योंकि बच्चों को दंड नहीं देना है, बल्कि बच्चों को जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे अलग अलग तरीकों से समझाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड ही हो जाएगा, अन्वेषण और परिचर्चा। देखिए अन्वेषण मतलब होता है खोजना, खोज विधि, आपने सुना होगा खोज विधि और पढ़ी भी होगी। खोज विधि को ही हम अन्वेषण विधि कहते हैं। तो जब आप बच्चों को कुछ प्रॉब्लम देंगे ना और बोलेंगे कि आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद खोजिए, और साथ में परिचर्चा, आप क्लासरूम में एक दूसरे बच्चों के साथ ग्रुप बना करके कह सकते हैं कि आपस में डिस्कशन कीजिए और इस चीज़ का अर्थ बताइए हमको। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो सारे बच्चे यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे और इंटरेस्ट भी लेंगे चीज़ों को करने में। ठीक है, तो इसीलिए सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण हैं? प्रभावी अधिगम रणनीतियों के, पहला है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रभावी अधिगम बनाना है, यानी कि अधिगम को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और उसके लिए समय सारणी बनानी होगी। सेकेंड ऑप्शन इज संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। इसका मतलब ये होता है कि आप बच्चों को जो भी अवधारणा पढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक पहले ही मैप बनाकर रख लीजिए कि हमको बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इज उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों के बारे में सोचना, बिल्कुल, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम्पल तो देंगे ही ना कि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। और हमेशा कोशिश ये करनी है कि एग्जाम्पल जो होते हैं बच्चे के डेली लाइफ से कनेक्टेड होने चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा जो लर्निंग की प्रोसेस है उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेगा तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए वो चीज़ें याद रहती हैं। डी ऑप्शन इज हम उम्र साथी को समझना। इसका मतलब क्या है, आप समझ नहीं आ रहा होगा आपको, तो हम उम्र साथी को समझना कहने का मतलब ये है कि क्लासरूम में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, है ना। तो हम उम्र साथी क्या होते हैं कि क्लास में पढ़ने वाले, एक क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे सेकंड क्लास में जो बच्चे हैं वो सब, उनको हम कहेंगे कि हम उम्र साथी हैं वो सभी, क्योंकि सब एक ही एज के हैं उस क्लास में। तो उनको समझना और साथ में स्वयं से प्रश्न करना, ये भी बेस्ट है। स्वयं से प्रश्न करना मतलब ये है कि खुद से बच्चे क्वेश्चन करेंगे, या तो वो खुद से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अच्छा हमको टीचर ने ये प्रॉब्लम दी है, हमने इसका सॉल्यूशन निकालना है, ये ऐसे हो सकता है, अपना दिमाग यूज़ करेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर या मैम आपने जो मुझे प्रॉब्लम दी है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस तरीके से टीचर के साथ भी कम्युनिकेशन करना है, इंटरेक्शन करना है। तो यहाँ पर ABCDE सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जो कि हमको दिया है ऑप्शन 4 में, इसीलिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? अब मैंने आपको बताया था बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है। बाह्य अभिप्रेरणा वो अभिप्रेरणा होती है फ्रेंड्स जब बच्चा किसी काम को बाहरी रूप से प्रेरित होकर करता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आंतरिक यानी कि इंटरनल मोटिवेशन और दूसरा होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य अभिप्रेरणा। तो इंटरनल मोटिवेशन में ये होता है कि बच्चा अगर कोई भी काम कर रहा है तो अपने मन से कर रहा है, अपनी रुचि से कर रहा है, उसको कोई रिवॉर्ड या प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी रुचि है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, मैं अगर किसी और को भी वो चीज़ें समझा पा रही हूँ तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, वो काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। वहीं अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बच्चे 10th क्लास में जब पढ़ते हैं बोर्ड क्लास में, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आपको 85% मार्क्स लाने हैं और अगर आप इतने मार्क्स ले आए तो हम आपको मोबाइल दिलाएंगे। तो मोबाइल के लालच में बच्चा पढ़ना स्टार्ट करेगा, यानी कि किसी रिवॉर्ड या फिर किसी प्राइज़ के लिए जब हम कोई काम करते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कह लीजिए लालच के लिए कोई काम करना,
आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर ही बता देती हूँ। देखिए, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। यहाँ पर अंक दिए जा रहे हैं, यानी कि अंक के लिए जो है वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। अगर अंक नहीं दिए जाते तो वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करती। तो यहाँ पर लालच किस चीज़ का है? मार्क्स गेन करने का लालच है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। सेकंड है, मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। अगर वो इस चीज़ को लेकर काम करती तो ये इंटरनल मोटिवेशन हो जाता, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाती। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में तो बाह्य अभिप्रेरणा पूछी है, इसलिए ये ऑप्शन बाहर। थर्ड ऑप्शन इज, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। अगर आप सीखने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। लास्ट ऑप्शन है, गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ, यानी कि कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख पाती हूँ। अगर ऐसा ही होता तो इसको हम बोलते आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण, तो वो आपका ऑप्शन 1 है, क्योंकि यहाँ पर अंक प्राप्त करने के लिए वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए। दूसरा है केवल उदाहरण देने चाहिए। तीसरा है केवल गैर उदाहरण देने चाहिए। और चौथा है उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा आपका उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही चीज़ें देनी चाहिए, क्योंकि अगर कक्ष को आपने प्रभावी बनाना है तो ये चीज़ें आपको करनी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और अगर आप लोगों को सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए गए हैं, जो कि आपको बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको परचेज करने होंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।